वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10+2 लेक्चरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स। ये यूनिट नंबर 2 है आपके सिलेबस का और इसमें चैप्टर नंबर 1 जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ टॉपिक्स आते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी या एनर्जी अगर हम लेंगे तो सबसे कमज़ोर रेडिएशंस रहते हैं रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद आईआर, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। इस ऐसे जाएंगे इस अरेंजमेंट में तो एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ। ठीक है, सी किसके बराबर आएगा? फिर सी आएगा बराबर फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको इधर ले जाओ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी इंटू 1/λ के बदले में लिखेंगे न्यू बार। तो इस हिसाब से फिर क्योंकि न्यू बार रहता है बराबर 1/λ, इस हिसाब से फिर अगर मैं एनर्जी लिखूंगा, एनर्जी बराबर आएगा एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, या मैं लिखूंगा न्यू के बदले में c/λ, और या मैं लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल एच सी न्यू बार, है ना। इसमें जो c है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो बराबर 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और j इसमें ये जो h है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वो बराबर था 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल्स सेकंड। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रीजन जनरली हम यूज़ करते हैं वो है यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये तो इसमें ये मेन है, ये ज़्यादा हम स्टडी करते हैं। और ये 200 टू 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच में काम करता है। इसी तरह से आईआर की वेवलेंथ जो रहती है 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर, वो हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, जिसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग आती है। इसमें फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस होता है। माइक्रोवेव में रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, और एनएमआर में हम न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस स्टडी करते हैं, और एक्सरे से कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। यू विजिबल को हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर और कंजुगेशन डिटरमाइन करने के लिए। इसी तरह से हम प्योरिटी ऑफ सैंपल भी निकालते हैं। आईआर से फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस होती है, एनएमआर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट निकालते हैं, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये, इससे हम मॉलिक्यूलर वेट और फ्रेगमेंटेशन निकालते हैं। इसके बाद में और एक टॉपिक आता है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, जो ये कहता है कि मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनका मास अलग अलग रहता है, मास डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियर मोशन, या मैं सिंपली बोलूँगा मॉलिक्यूलर मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन में फ़र्क आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोशन तेज़ होगा, जबकि मॉलिक्यूलर मोशन जिसमें रोटेशन और वाइब्रेशन आते हैं वो स्लो होंगे। तो हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को इस आइडिया की मदद से अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, जो टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल है वो बराबर रहता है फिर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इनटू न्यूक्लियर वेव फंक्शन। न्यूक्लियर में आता है वाइब्रेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट। अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंपॉर्टेंस देखूंगा तो इसमें बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की इंपॉर्टेंस देखूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता है मॉलिक्यूल्स के लिए, उसको सॉल्व करने में। और ये ट्रीट करता है रोटेशनल ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को अलग अलग। इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में और स्पेक्ट्रा एनालाइज करने में हमें मदद करती होती है। और लेकिन एक बात यह है कि जहाँ पे हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वहाँ पे ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई नहीं होता। अब दूसरे यूनिट के पहले चैप्टर में जो और एक टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस होती है, और जिससे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आती है, यानी रोटेशनल एनर्जी चेंज होती है, बढ़ जाती है अगर मॉलिक्यूल ने ये माइक्रोवेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए। और ये माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ रहता है 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर रहता है। रोटेशनल एनर्जीज क्वांटाइज्ड रहते हैं, और ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जनरली अप्लाई करते हैं गैस फेज मॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ पे रोटेशंस इजीली हो जाते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। और दूसरी बात, ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है जिनमें परमानेंट डायपोल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने, जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी याद रखने, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब रहता है मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू
रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस। इसका जो फार्मूला है वो है आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, और म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास, आर इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें इस एटम का मास m1, इसका m2, तो रिड्यूस्ड मास बराबर आएगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक तरह का एवरेज मास है। और I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और R क्या है, इन दो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ, उसके ऊपर रिजिड रोटेटर मॉडल अप्लाई करूँ। रिजिड रोटेटर का मतलब रहता है जिसमें रोटेशन के दौरान ये बॉन्ड लेंथ चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो वो बराबर आएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जबकि ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्वांटाइज्ड रहता है, जिसे हम L कहते हैं, और L बराबर रहता है √J इंटू J प्लस 1 h/2π। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, J इज कॉल्ड अ रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी ये एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इसे हम कहेंगे J0, J1, J2, J3। सो दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब मैं अगर एक रिजिड रोटेटर की एनर्जी ले लूँ, एक मॉलिक्यूल है वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो रोटेशनल एनर्जी इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। मैं लिखूंगा फिर रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा I बाय I से, तो ये बन जाएगा 1/2 I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय I। तो मैं लिख सकता हूँ फिर 1/2 L स्क्वायर डिवाइड बाय I, क्योंकि I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा L स्क्वायर की, एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। और ये L बराबर रहता है J इंटू J प्लस 1 h/2π। आप इसको इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एनर्जी जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी बराबर रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल h²/8π स्क्वायर I J यहाँ पे इंटू J प्लस 1, ठीक है। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक। और इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्स्ट्रा हो सकता है, जो मैंने अभी बताया। एनर्जी का मैंने आपको बताया कि एनर्जी बराबर रहती है h न्यू के या hc न्यू बार के। तो न्यू बार बराबर फिर रहेगा E/hc। अब अगर हमें न्यू बार निकालना हो तो एनर्जी निकाल लेंगे हम यहाँ से, डिवाइड बाय करेंगे इसको hc, तो ये h का स्क्वायर कट और इंटू यहाँ पे डिवाइड में c आएगा, बस और कुछ भी नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, न्यू बार इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 h/8π स्क्वायर IC। ये जो है ये h/8π स्क्वायर IC, इसके बदले में हम B लिखेंगे, जिसको हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी हमने जूल्स में ले ली क्योंकि एनर्जी है, और यहाँ पे हम वेव नंबर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर्स में ये न्यू बार, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी नहीं बल्कि वेव नंबर ले रहे हैं, न्यू बार, ठीक है, न्यू बार, ठीक, पर सेंटीमीटर इनवर्स, जिसे हम केसर भी कहते हैं। और हमें ये मालूम है कि ये परमानेंट डायपोल्स के लिए एप्लीकेबल है। ये इसमें जिनमें डायपोल मूवमेंट नहीं रहता, परमानेंट डायपोल मूवमेंट, उन मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल रहेगा, जो ट्रांजिशंस होंगे, याद रखना, वो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में ही ट्रांजिशन होंगे, यानी 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या वापस 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। यानी यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा, जंप होगा, वो डेल्टा J वो होगा या तो +1 एक लेवल ऊपर या फिर एक लेवल नीचे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया, अगर हम प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया लेंगे एक मॉलिक्यूल में 3 एक्सिस पे 3 हो सकते हैं, IA, IB, IC। तो इसके बेसिस पे 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें। एक होगा लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO, HCl, N2O। इनमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलोंग दी मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा वो बराबर 0 के होगा, क्योंकि उसमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा मोशन में, ठीक है। लेकिन IB और IC जो है ये 0 नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के बराबर। सो IA इज़ नॉट इक्वल टू IB बट IB इज इक्वल टू IC, एंड वन ऑफ दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0, लेकिन IB और IC 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से दूसरा आता है स्फेरिकल टॉप, जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स, उसमें IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC बट नॉट इक्वल टू 0। तीसरा सिमेट्रिक टॉप, IA इज इक्वल टू IB बट नॉट इक्वल टू IC। और एसिमेट्रिक टॉप में
IA इज़ नॉट इक्वल टू IB इज़ नॉट इक्वल टू IC। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है और ये सबसे सिमेट्रिकल है। और ये वाला जो है सिमेट्रिक टॉप, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं आते हैं। एक तो प्रोलेट, दूसरा ओबलेट। प्रोलेट मीन्स सिगार टाइप, जिसकी शेप होगी इस तरह, जिस तरह से एग रहता है, एग, और प्रोलेट। और ओबलेट मीन्स अगर एग का ऑमलेट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, डिस्क टाइप, ठीक है, इट्स दिस टाइप। तो इसमें अब चार टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक रहता है स्फेरिकल टॉप, और सबसे कॉम्प्लेक्स और एसिमेट्रिक रहता है एसिमेट्रिक टॉप। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, आइसोटोपोमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक एंड इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर डिटेक्शन जो है ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी हम पढ़ते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट डायपोल वाले मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम अगर हमें देखना हो तो मान लीजिए ये एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ये दूसरा, क्या मैं बोलूँगा ऐसे J1 से J2 में मॉलिक्यूल जंप कर रहा है। तो इन दो रोटेशनल एनर्जी में जो चेंज आएगी उसको हम कहेंगे न्यू बार, डेल्टा न्यू बार, वो बराबर होगा 2B × J+1। ये बात याद रखना। तो हम ये निकालते हैं। अगर हमें एनर्जी के फॉर्म में निकालना हो तो इसको HC से मल्टीपल कर दो, है ना, वो बराबर आएगा फिर डेल्टा E इज इक्वल 2BHCJ+1, लेकिन वो आएगा फिर जूल्स में। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम में अगर हम रिजिड रोटेटर लेते हैं, याद रखना, तब ये जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे, ये जो स्पेक्ट्रल लेवल्स रहेंगे, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसमें जो ये डिस्टेंस रहती है दो स्पेक्ट्रल लाइन्स की, वो हमेशा बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो बराबर रहती है 2B की। इस 2B, ये B क्या है? ये है रोटेशनल कांस्टेंट, और बराबर रहता है H/8π² IC। और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या इन लाइन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी याद रखना, वो भी 2B हो। यानी आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पूछे तब भी 2B लिखना, और अगर वो पूछेगा कि स्पेस कितनी रहती है दो लाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीच में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, तो तब भी 2B ही लिखना। सो मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज इक्वली स्पेस्ड लाइन्स इन माइक्रोवेव रीजन, राइट। अब अगर मैं रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करूँगा और इनकी इंटेंसिटी की बात करूँगा, तो मैं आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। देखिए, ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होगा, मैंने बना दिया ऐसा। तो इसमें इंटेंसिटी वर्सेस न्यू बार हम ग्राफ लेते हैं एक्चुअली। इसमें कहीं पे देखो कुछ लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कुछ की इंटेंसिटी कम है, यानी कुछ छोटी लाइन्स है कुछ बड़ी, लेकिन लाइन्स के बीच में जो स्पेस है वो बराबर रहेगा हमेशा। वो हर एक लाइन के बीच में सेम स्पेस रहेगा, और वो बराबर रहेगा 2B की। अब ये जो इंटेंसिटी है किसी स्पेक्ट्रल लाइन की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस एनर्जी लेवल पे जहाँ से मॉलिक्यूल्स ने जंप किया हायर एनर्जी लेवल में। अगर उस एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगी, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना इंटेंसिटी भी स्पेक्ट्रल लाइन की ज़्यादा होगी। दूसरा, क्या ये ट्रांजिशंस अलाउड हैं? जितने अलाउड ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और ट्यूब लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और एक बात जो है, इंटेंसिटी डिपेंड करता है चेंज इन टाइम पे। चेंज इन टाइम यानी सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना टाइम ज़्यादा वो हायर एनर्जी लेवल में स्पेंड करेगा एक्साइटेशन के बाद में, ठीक, उतना अच्छा स्पेक्ट्रम भी आएगा। अब और एक पॉइंट जो है वो है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। द पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल G एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये कहता है कि अपर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय लोअर एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा G इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा E डिवाइड बाई KT। अब ये जो डेल्टा E है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक। ये है अपर लेवल और ये है लोअर लेवल, और K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पे, और T जो है ये टेम्परेचर है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ NU/NL इज इक्वल 2J+1
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा ई डिवाइड बाई के टी। अब जी जो है ना ये एक्चुअली स्प्लिटिंग फैक्टर है और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए ये बराबर है 2J+1, इसलिए यहाँ पे मैंने 2J+1 लिखा। लेकिन बाकी स्पेक्ट्रा जो है उनके लिए ये बराबर रहता है 1 के, तो वहाँ पे आप इसको 1 लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो यहाँ पे ये 2J+1 के बराबर रहता है। अब इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। जितने यहाँ पे जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, उतना इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की ज़्यादा होगी। क्लियर? सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर एनर्जी लेवल देन इन अपर एनर्जी लेवल, या मैं बोलूँगा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी लेवल। तो ये जो इंटेंसिटी है ये लोअर एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कब होंगे? जब एनर्जी डिफरेंस दो लाइन्स के बीच में, लेवल्स के बीच में ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा। सो इट इज़ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरह से बी यानी रोटेशनल जो कांस्टेंट है वो अगर ज़्यादा होगा, या आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा, या फिर रिड्यूस्ड मास अगर कम होगा, तो तब उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब मैक्सिमम एनर्जी लेवल कौन से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, या जिस एनर्जी लेवल पे सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, तो वो निकाल सकते हैं जे मैक्स से, यानी जो मोस्ट पॉपुलेटेड होगा वो बराबर होगा √KT डिवाइड बाई 2BHC-1/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ICl मॉलिक्यूल लेंगे उसके लिए B = 1.44 पर सेंटीमीटर है, तो J आता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 9। सो 9th लेवल विल बी मोस्ट पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब जो आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि B यानी रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लूँ, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल और उसका आइसोटोप, तो इनका जो रेशियो होगा B का वो बराबर होगा I आइसोटोप डिवाइड बाई IN, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और I बराबर रहता है μr²। ठीक है, तो इस हिसाब से I के बदले में अगर मैं म्यू लिखूँ तो मैं लिखूँगा BN डिवाइड बाई B आइसो। N क्या है? नॉर्मल मॉलिक्यूल। B क्या है? आइसोटोप मॉलिक्यूल। ये बराबर आएगा म्यू आइसो डिवाइड बाई म्यू N। तो इस हिसाब से आइसोटोपिक मॉलिक्यूल का जो रिड्यूस्ड मास रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसका कम रहता है। तो ये फिर ग्रेटर देन 1 ही होगा ना। सो BN डिवाइड बाई B आइसो इज़ ग्रेटर देन 1, या मैं कहूँगा कि B नॉर्मल इज़ ग्रेटर देन B आइसो, यानी रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोटोपिक मॉलिक्यूल, हेवियर आइसोटोपिक मॉलिक्यूल। ठीक है, देयरफॉर जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो शिफ्ट होती हैं टुवर्ड्स लेफ्ट इन हेवियर आइसोटोप्स। यानी जो लाइन्स है, मान लीजिए नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे थी, आइसोटोपिक अगर हम लेंगे, आइसोटोप लेंगे किसी एटम का, तो लाइन शिफ्ट होंगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे ऐसे। ठीक है, और अगर मैं नॉन रिजिड रोटेटर ले लूँ, उसके का जो वेव नंबर होगा वो बराबर होगा, क्योंकि उसमें तो ये बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। वहाँ पे वेव नंबर बराबर होगा BJ × J+1 माइनस DJ² × J+1 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब ये जो J है ना, सॉरी D है, ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, ये बराबर रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बराबर रहता है h³ डिवाइड बाई 32 π² I² पाई रेज पावर 4 I² R² K × CR। ये जो K है ये है फोर्स कांस्टेंट, याद रखना फोर्स कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट। ये हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोबारा पढ़ेंगे फोर्स कांस्टेंट। तो आई होप इतना काफ़ी है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। और कल मैं या परसों 100 ऑब्जेक्टिव्स या MCQs इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर डालूंगा, तो वो भी आप देख लेना और मुझे कमेंट में बताना कि हेल्पफुल है कि नहीं। और अगर आपको अच्छा लगता तो मैं और वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा।